मेरे प्यारे मित्रों, ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझने के लिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो या फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो कि मैं इस वीडियो में भी बस सिर्फ रिवाइज कराऊंगा वो पता होने चाहिए। अगर आपको वो सब सीखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फिक्सिटी क्या होती है। फिक्सिटी मतलब किसी भी बीम को फिक्स करना। जैसे ये एक बीम है, इसके ऊपर पी लोड लग रहा है। अब पी लोड लग रहा है तो दो रिएक्शंस आ रही हैं इसके अंदर, और पी एल बाई एट इसके अंदर मोमेंट्स जनरेट हो रहा है। इसको समझने के लिए हम ऐसे सोचते हैं इसको कि कोई बीम है, ये कोई बीम है, हवा में है, ये नीचे गिर और इस पर पी लोड लगा हुआ था। तो ये हवा से नीचे गिर रहा था हवा में। तो हमने क्या किया, नीचे P/2 लोड लगा के इसको रोक दिया। ठीक है, लेकिन ये यहीं नहीं रुका। जब ये P/2 लोड लगने के बाद ये रुक गया, ऐसे करके रुक गया, तो क्या हुआ, फिर ये इस तरह से घूमने लगा इसके अबाउट। तो यहाँ पे एक थीटा आने लगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड Pl/8 और Pl/8 मोमेंट लगा दिया। तो उससे क्या हुआ, Pl/8 मोमेंट लगाने के बाद तो ये अब इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे इसको दिखा दे तो ये P/2 और ये हो जाएगा Pl/8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस सिर्फ इतना है कि ये जो हमारे पास ये फिक्स्ड लगा रहा होता है, इसका और कुछ मतलब नहीं होता। ये रिएक्शन का सम ही है कि एक रिएक्शन इस पे ऐसे लगी हुई है, एक रिएक्शन ऐसे लगी हुई है। तो जिन कॉन्सेप्ट की मैं बात बता रहा था कि आपको पता होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड एंड मोमेंट। इस फिक्स्ड एंड मोमेंट में हम क्या होता है कि अगर कोई लोड लगा हुआ है P, तो कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर जो P लोड ऐसे लगा होता है तो दोनों साइड Pl/8 और Pl/8 मोमेंट लगाना पड़ता है इसको एंगल को जीरो करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए, जैसा कि अभी हमने सीखा है। अगर यहाँ पे WUDL लगा हुआ है तो यहाँ पे आता है WL²/12 दोनों साइड। अगर यहाँ पे P किसी A डिस्टेंस पे लगा हुआ है तो जो A वाली साइड होती है वहाँ पे आता है PAB²/L²। याद रखिए, अगर जो A वाली साइड है तो A सिर्फ सिंपल आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा PBA²/L²। ऐसे ही यहाँ पे B पहले है तो P यहाँ पे लग गया। और जब M0 यहाँ पे आता है तो यहाँ पे M0/4 ये याद रखिए, तीनों बराबर आते हैं। कैसे आते हैं, जैसे ये पॉइंट मान लिया, अब इसके अबाउट ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे घूमेगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से मोमेंट लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मोमेंट जीरो हो, और ऐसे ही यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे जीरो करने के लिए हमें इस तरह से घुमाना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एमडीएम समझने के लिए हमें पता होना चाहिए, कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है कि अगर किसी एंड पे एम मोमेंट यहाँ पे लगा है तो उसके फार एंड पे, ये जो है ये नियर एंड होता है और ये अपोजिट वाला फार एंड होता है, तो उसके फार एंड पे कितना मोमेंट जनरेट होगा। तो इस केस में जब नियर एंड हिंज होता है और फार एंड फिक्स होता है तो एम मोमेंट यहाँ पे लगता है, तो जस्ट उसी डायरेक्शन में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही यहाँ पे M/2 आता है। ये हमें याद रखनी होगी बाय हार्ट। इसकी बात करते हैं, अगर जो इधर हिंज है उधर भी हिंज है तो यहाँ पे M लगता है, तो यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं जाता है, क्योंकि जब ये इसे घुमा रहा है तो इसको इसको घुमाने के लिए, रोकने के लिए कोई भी मोमेंट नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब इसको घुमा रहा था तो यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा था, दिख रहा है यहाँ पे, जो इसको जीरो कर रहा था, जो कि M/2 था। कैरी ओवर मोमेंट हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, यूनिट रोटेशन देने के लिए हमें जितने मोमेंट की ज़रूरत होती है वो होती है यूनिट रोटेशन। अगर फार एंड हिंज है तो हमें 3EI/L मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसको यूनिट रोटेशन देने के लिए, और अगर जो हमें फार एंड फिक्स है तो 4EI/L मोमेंट हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंज है तो यहाँ पे इसको हिंडर नहीं कर रहा है, रोटेशन से रोक नहीं रहा है, इसलिए कम मोमेंट देने की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये फिक्स एंड रोक रहा है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मोमेंट देने की ज़रूरत है। दोस्तों अभी हमने देखा कि इसको 4EI/L की ज़रूरत है अगर जो फार एंड फिक्स है रोटेशन देने के लिए, यूनिट रोटेशन देने के लिए, और यहाँ पे 3EI/L की ज़रूरत है। तो हमारे पास एक टर्म आती है रिलेटिव स्टिफनेस। ये कुछ नहीं, स्टिफनेस ही है, बस ताकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हमें थोड़ा इजी हो जाए तो इसलिए I/L की टर्म में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि E हमारे पास कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। तो इसको ऐसे करते हैं कि हम 4EI/L को अगर I/L मान लें तो 3EI/L को हम क्या मानेंगे, ये कुछ ऐसा हो गया कि अगर जो 4 को हमने 1 माना है
तो हम 3 को क्या मानेंगे, 3 को मानेंगे 1/4 3। ठीक है, तो हम रिलेटिव स्टिफनेस इस बीम की हम मान लेते हैं, स्टिफनेस तो है 4EI/L, और रिलेटिव स्टिफनेस अगर जिसकी L है, इसकी 3EI/L, तो इसको 3/4 I/L की टर्म में होता है। बस बात यह है, फिर से समझ लें इसका कि अगर जो 4 का मतलब 1 है तो 3 का मतलब होगा 3/4। ठीक है, तो 4EI/L को हमने I/L मान लिया था, तो इसको मानेंगे 3/4 I/L। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने। पहला रूल MDM अप्लाई करने के लिए पहले हमें बीम को फिक्स करना होता है, और अभी हमने देखा था फिक्स करने के लिए क्या करना होता है। फिक्स करने के लिए हमें, जैसे ये बीम था तो फिक्स करने के लिए हमें मोमेंट लगाना पड़ता है। ये थीटा घूम रहा था तो हमने इसका अपोजिट मोमेंट लगा दिया ताकि ये फिक्स हो सके। तो ऐसे ही अब दोनों एंड को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक मोमेंट लगाएंगे। ठीक है, अगर जो यूडीएल होता है तो लगाना पड़ता है WL²/12, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा WL²/12। जरा ये माइनस और प्लस का साइन भी बता देते हैं। माइनस प्लस का साइन सैगिंग और हॉगिंग नहीं है। माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ का इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये हॉगिंग है और ये सैगिंग है, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है इसका। ठीक है, दोनों ही हॉगिंग ही है, ये एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, अगर हॉगिंग सैगिंग देखनी होती है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम बीम बना लेते हैं। अभी नेगेटिव है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे इसको, तो देखेंगे कि ये हॉगिंग हो रहा है तो ये हॉगिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब राइट वाले एंड पे लग रहा है तो क्लॉकवाइज लग रहा है ऐसे, तो ये भी ऐसे भी जाएगा तो ये भी हॉगिंग ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट साइड में हमारा पॉजिटिव आया, लेफ्ट साइड में ये हमेशा माइनस और प्लस इस तरह से ही लिखना होता है हमें। ठीक है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो इधर हमने WL²/12 लगा दिया फिक्स करने के लिए, और इधर लगा दिया ये। अब हमें एंड को हटाना है, ये जो हमने फिक्स किया है इसको हटाना है। मतलब हमें पता है कि यहाँ पे हिंज था। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे हिंज था, तो हमने क्या किया, अब इसको हटाना है हमें कि यहाँ पे ये वापस से मोमेंट इसका ज़ीरो हो जाए। हिंज पे मोमेंट ज़ीरो होता है, हमने लगा दिया WL²/12, तो -WL²/12 हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। जैसे हमने भी देखा था, ये था, हमने इस तरह से लगा दिया था इस पे PL/8 ताकि ये ना घूमे। तो अब वापस से इसको घुमाने के लिए हमें जस्ट अपोजिट लगाना पड़ेगा ना, तो ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे -WL²/12 लगाना पड़ेगा ताकि इसको हटा सके, हम इसको हिंज बना सके वापस से। ठीक है, -WL²/12 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने यहाँ पे लगाया है मोमेंट ऐसे। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब फार एंड फिक्स हो तो यहाँ पे मोमेंट M लगाते हैं, तो यहाँ पे M/2 जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे -WL²/12 लगाया है, तो उधर जाएगा -WL²/24। ये डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन सेम जाती है, तो यहाँ पे भी इतना जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। हिंज पे वैसे भी 0 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -WL²/8 आता है, और यही होता है प्रोप्ड कैंटिलीवर में, यहाँ पे WL²/8 मोमेंट आता है। तो इस केस में यहाँ पे -WL²/8 आएगा। अब इसको बीम को तोड़ लेते हैं दो में, एक्शन और रिएक्शन में। तो एक्शन क्या है, जो हमारे पास लोड लगा था, और रिएक्शन क्या है, जो हमारे पास मोमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, जब हमारे पास लोड लगा था ये था यूडीएल, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसे, बीच में आएगा WL²/8, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, अब इसको समझना पड़ेगा, माइनस है WL²/8। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज बना है ऐसे, तो ये बना रहा है क्या, हॉगिंग है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का आएगा WL²/8, और यहाँ पे है 0, तो यहाँ से जाएगा इस तरह से, ये होगा नेगेटिव। तो इसको अगर जो हम इसके साथ बनाना चाहें तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि माइनस में WL²/8 है एंड पे, और यहाँ पे WL²/8 आया था ये, तो यहाँ पे कुछ और ही आएगा। ठीक है, जो कि हम निकाल सकते हैं कि जैसे ये L/2 पे है। ठीक है, तो L पे है WL²/8, तो L/2 पे होगा WL²/16, तो WL²16 माइनस WL²/8, तो यहाँ पे WL²/16 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये ESC का क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उससे मैं फॉलो करके इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। पहला स्टेप होता है फिक्स्ड एंड मोमेंट, सबको फिक्स कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो उससे फिक्स्ड एंड मोमेंट निकलता है। तो जब यूडीएल लगता है और फिक्स्ड होता है तो यहाँ पे आता है WL²/12, और यहाँ पे भी आता है WL²/12। यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं, तो WL²/12 तो मतलब 20
इंटू सिक्स अपॉन 12 60। तो यहाँ पे आएगा -60 और यहाँ पे आएगा +60। नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्टिफनेस फाइंड करना बीम की जॉइंट पे। तो बी जॉइंट है तो बी ए बीम की स्टिफनेस और बी सी बीम की स्टिफनेस। तो बी ए फार एंड हिंज है तो इसका होगा 3EI/L, ठीक है। और बी सी जो है ये भी 3EI/L ही होगा, ठीक है। ये हो गया मान लो K1 और दूसरा हो गया K2। उसके बाद हमें निकालना होता है समीशन ऑफ K। तो दोनों का सम करते हैं तो 6EI/L हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो कि होता है K1, पहले बीम का होगा K1/σK, दूसरे बीम का होगा K2/σK। तो K1 हमारे पास क्या है 3EI/L, ठीक है। L देखो यहाँ पे सेम है और EI भी सेम है। अगर जो EI अलग होता तो यहाँ पे स्टिफनेस अलग हो सकती थी, यहाँ पे 2I आ सकता था, यहाँ पे 3I आ सकता था, L चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे सब सिमिलर है, ठीक है। और सिग्मा की हमारे पास 6EI/L, तो यहाँ पे कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। ऐसे ही K2 करेंगे, BC का सिमिलर ही है तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया हाफ एंड हाफ, दोनों अगर जितने भी जॉइंट है सबका मिला के सम होता है 1, ठीक है। सम 1 आ रहा है तो मतलब सही है। तो हमने स्टिफनेस कैलकुलेट कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब टेबल बनानी है हमको। अब हमने टेबल बना दी। टेबल कैसे बनाई है, बीम है, बीम के जस्ट नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के जिस पॉइंट पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाले 0.5 वहाँ पे लिख दिया। हमने फिक्स कर रखा है बीम। अब सबसे पहले आएंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट जो हमने निकाले थे। तो हमने निकाला था क्या, -60, -60 और +60। तो यहाँ पे लिख देते हैं -60 +60। आगे कुछ लोड नहीं था तो वहाँ पे 0 0, ठीक है। अब हम इसको बारी बारी से इसके जो हमने एंड फिक्स किए हैं उनको अपोजिट मोमेंट लगा के उसको निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो यहाँ से हम हटाएंगे इसको, तो यहाँ तो अगर जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे तो वैसे भी हमने कुछ मोमेंट नहीं लगाया हुआ तो इसको तो हटाने की जरूरत भी नहीं है, हटाएंगे तब भी 0 ही है। इस एंड को हमने फिक्स किया था लेकिन ये था हिंज, तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट 0 होना चाहिए। तो जबकि हमने -60 लगाया है तो जस्ट अपोजिट लगाएंगे तो +60, ठीक है। तो जरा इसकी मैं कंडीशन बताता हूँ। इसकी कंडीशन ऐसी है कुछ, और हमने इस पर अब +60 अप्लाई कर दिया। तो +60 मतलब क्लॉकवाइज हमने जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो इस साइड इसका हाफ जाएगा, इसका हाफ जस्ट हाफ जाता है। अगर यहाँ पे m होता है तो यहाँ पे m/2 जाता है। तो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैरी ओवर मोमेंट यहाँ पे दे देते हैं 30, ठीक है। और इसको सम करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बी जॉइंट है, अब इसको जब रिलीज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा ये हिंज है यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे कोई मोमेंट नहीं आ सकता, मोमेंट का सम यहाँ पे 0 होगा लेकिन कोई मोमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। इंडिविजुअल 0 नहीं होगा दोनों साइड, दोनों का सम 0 होगा। यहाँ पे क्या है, एक साइड +90 है और एक साइड 0 है, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इस 90 को दोनों एंड्स में बांट देंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 90 है, 90.5 बटेगा इधर, ठीक है। 90 का 0.5 करेंगे कितना आ गया 45, ठीक है। हाँ 90 यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो हमें इसको 0 करना है। इस जगह पे दोनों का सम होगा वो 0 होगा। तो 90 है तो हमें अब माइनस मोमेंट लगाना पड़ेगा, -45 और -45। अच्छा -45 क्यों किया, क्योंकि ये आधा आधा ही बटेगा दोनों में। ये 90 है, अब इसका जस्ट अपोजिट हम लगाएंगे, वो आधा आधा ही बटेगा दोनों साइड में। तो -45 बटा, तो ये -45 और +45। तो यहाँ पे सम देखो 0 आ रहा है जो कि आना भी चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, अब हमने ये जो 45 लगाया इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या था, इस जगह पे जब हम 45 अप्लाई किया तो हमारे पास बीम ये था। तो हमने 45 जब इधर से अप्लाई किया तो यहाँ पे कितना जाएगा 0। तो मतलब इधर से अब कुछ नहीं जाएगा, इधर से उधर जा सकता है कि नहीं, यहाँ पे भी हिंज है तो इधर से उधर भी जाएगा। अगर ये फिक्स होता तो इधर से उधर भी जाता, तो हमें हर बार बीम को एनालाइज करना पड़ेगा। तो 45 इधर आ गया, -45, ऊपर से 0 0। उसने पूछा है बी पे हमें मोमेंट बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक तो सैगिंग की होगी। अब सैगिंग और होगिंग को हमें मैनुअली देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये बीम ले लेते हैं, ए बी बीम ले लेते हैं, ठीक है। ए बी बीम में +45 आ रहा है, +45 मतलब क्लॉकवाइज। तो जब हम इसे क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा, तो मतलब ये होगिंग है, तो ये होगिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 90, ओ सॉरी बी, बी आंसर है इसका।
फिर से प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, तो अब जल्दी जल्दी करेंगे। फिक्स्ड एंड मोमेंट जब हम इसको फिक्स कर देंगे तीनों साइड से, तो जब ये होता है तो PL/8 और PL/8 आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो PL/8 40 इंटू L कितना है 4/8, 8 5 40 इजकल टू 20। तो यहाँ पे आएगा -20 फिक्स्ड एंड मोमेंट और यहाँ पे आएगा 20। ऐसे ही पहले की तरह यहाँ पे कुछ लोड नहीं है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। नेक्स्ट है हमें स्टिफनेस निकालना है, तो स्टिफनेस के लिए हम इसको जरा समझेंगे। ये इस टाइप का बीम था, ये पॉइंट B है, ये है A है, ये है C। तो जॉइंट B है, जॉइंट B पे BA और BC है, ठीक है। तो इधर की साइड देखते हैं, लेंथ इसकी है 4 मीटर और इधर है 6 मीटर, ठीक है। दोनों का I है, तो BA फार एंड हिंज है तो ये होगा 3EI/L। L कितना है 4। ऐसे ही BC को देखते हैं, फार एंड हिंज है तो ये भी 3EI और अपॉन L, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा, तो हमारे पास KB आएगा 3/4EI और KBC आएगा 2/4EI। तो सबसे सम कर लेंगे इनको, तो सम आएगा 3 और 5/4EI, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BA। तो BA का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा BA/σK, जो कि होगा 3/4/5/4, तो 3/5। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो ये आएगा 2/5 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BC। तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया 2/5। तो ये तीनों हो गए। अब बनाते हैं टेबल, ठीक है। तो फिक्स एंड को हम अब खोलना स्टार्ट करेंगे, तो रिलीज़ करेंगे जब यहाँ पे मोमेंट। तो अब इसको हिंज बनाने के लिए हमें -20 लगा हुआ है तो +20 अप्लाई करना पड़ेगा। +20 हम जब ऐसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे इस तरह से जाएगा 10, इसका जस्ट आधा जाएगा, तो मतलब यहाँ पे चला जाएगा 10, ठीक है। अब इधर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको हम ऐड करके देखेंगे तो 0 30 0 0। इस पॉइंट पे जब इसको रिलीज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों साइड का सम मिला के 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों साइड का सम मिला के है 30। तो अब हमें -30 अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इस दोनों का सम 0 हो, ठीक है। और वो दोनों में बांटना पड़ेगा। अब हमने -30 यहाँ पे अप्लाई किया, तो -30 अप्लाई किया, कैसे करेंगे, कुछ यहाँ पे करेंगे कुछ यहाँ पे करेंगे। किस बेसिस पे, 3/5 और 2/5 के बेसिस पे। तो -30 इंटू 3/5 और -30 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 -18 और ये हो जाएगा हमारे पास -12, ठीक है। तो अब जब सम करेंगे तो ये आएगा 0 -12 +12 0। तो हमारे पास मोमेंट आएगा 12, ठीक है। यहाँ पे 12 kN आंसर। अब ये देखना है सैगिंग है कि होगिंग है। तो कोई सा भी बीम, ये बीम देख लेते हैं। तो ये बीम में ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे होगा, तो ये मतलब होगिंग है। तो ये -12 kN होगिंग है। इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। 20 मोमेंट है, और 20 मोमेंट है तो कुछ मोमेंट इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। हमने देखा था अगर यहाँ पे 20 लगता तो इधर की साइड सेम डायरेक्शन में ही ऐसे जा रहा था, तो सेम डायरेक्शन में इधर 10 चला जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 का इधर 10 नहीं जा सकता, कुछ इधर भी जाएगा कुछ इधर जाएगा। अब कितना जाएगा वो होगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो इसका स्टिफनेस जब निकालेंगे तो ये होगा 3EI/L, जो कि होगा 3EI/L कितनी है इसकी 3, तो EI। इसका देखेंगे तो फार एंड फिक्स है तो 4EI/L, तो इसका होगा 4EI। L कितने हैं इसकी 4, तो ये भी है EI। अब दोनों EI है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.5 होगा, देख सकते हैं वैसे। K1 EI, K2 EI, सम किया तो 2EI, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो EI/2EI, तो ये जाएगा 1/2 1/2। तो मतलब आधे आधे में बटेगा। इसका मतलब यह है कि आधा मोमेंट इधर चला जाएगा आधा मोमेंट इधर चला जाएगा, तो 10 उधर चला जाएगा 10 इधर चला जाएगा। तो अब इसको अलग से बना के देखेंगे हम। तो इसको हम बनाएंगे कि यहाँ पे 10 इधर जाएगा, अब 10 इधर जा रहा है, 10 ऐसे है तो इधर जाएगा 5, क्योंकि हमें पता है अगर जो m जाता है इधर तो m/2 यहाँ पे निकलता है। तो अगर जो इधर से 10 लगे तो 5 आएगा इधर, तो इसका आंसर है C। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है रोटेशनल स्टिफनेस। रोटेशनल स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि कितना मोमेंट लगाएं कि ये यूनिट थीटा घूमे। मतलब अगर यहाँ पे हमने कुछ मोमेंट अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ये इस तरह से जाएगा। तो पहले 90 डिग्री है तो बाद में भी 90 डिग्री अप्लाई होगा, लेकिन ये सब थीटा जो होगा बराबर थीटा सब रोटेट करेंगे।
ठीक है, तो यूनिट सबको यूनिट से घुमाना है। अच्छा, जब फिक्स एंड होता है फार पे तो हमें 4EI/L देना पड़ता है। जब फार एंड हिंज होता है तो हमें 3EI/L देना होता है। ये यहाँ आपसे कहीं पे भी जॉइंट ही नहीं है तो इसे कुछ रोकेगा ही नहीं है, जस्ट ऐसे था तो ये ऐसे अपना आप ही घूम जाएगा, तो यहाँ पे कुछ मोमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये फार एंड फिक्स है तो 4EI/L देना पड़ेगा। तो कितना मोमेंट देना पड़ा, 4, 8, 9, 10, 11, तो 11EI/L हमें मोमेंट देना पड़ा। इसका आंसर होगा ए। तो दोस्तों ये था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।